हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। इस समय जो देश में स्थिति चल रही है कोविड-19 को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में जो है सभी लोग मेंटली रूप से कहीं न कहीं जो है थोड़े से नर्वस हैं और होना भी चाहिए जैसी सिचुएशन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जो है हमें इस आपदा को अपने लिए कैसे अवसर बनाया जाए, ये हमें सोचना है। हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और अभी जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो कोई नहीं, वो 2-3 महीने में हो ही जाएँगे। बस हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए जो हमारा ओनली एग्ज़ाम फ़ोकस का मंच है और उस हम लोगों ने ये तय किया है, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, मेरा नाम पुलकित है और हम कोशिश करेंगे, जैसे बच्चों के कमेंट मिल रहे थे कि पूरे 1 ईयर के जो है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ मतलब ज़्यादातर बच्चे जो है डेली करंट अफेयर्स को जो है एक्सेस भी नहीं कर पाए हैं और ना ही जो है मैक्सिमम जो है स्टेट में जो है लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो है करंट की पत्रिकाएँ भी जो हैं देश के दूर-दराज क्षेत्रों में पहुँच भी नहीं पा रही हैं। तो उस सिचुएशन में जो ओनली एग्ज़ाम फ़ोकस का मंच है, हम लोगों ने जो है ये विचार किया और ये तय किया कि जो है ऐसी सिचुएशन में जो है हम उन बच्चों का सहारा बनने के लिए दृढ़ता से खड़े होंगे जो करंट अफेयर्स को अपनी तैयारी का अंग बनाना चाहते हैं और जो एक शिद्दत के साथ जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और जो इस आपदा को अपने लिए अवसर में बदलना चाहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि हम 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को जो है बस मतलब 1200 लगभग 1200 क्वेश्चन की फॉर्म्स में जो है डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में होंगे और जब हम पढ़ाएंगे आपको तो हमारी कोशिश ये रहेगी मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की, क्योंकि 1200 क्वेश्चन है तो उसमें टाइम भी लगेगा। लेकिन कंटेंट जो क्वेश्चनों का वो बहुत अच्छा है, रिसर्च किया हुआ है कई जगह से और कोशिश ये की गई है कि हम बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं। और आप डेली जब इन क्लास को लोगे, ये क्लास के जो डेली वीडियो हैं वो आपको 6 बजे, हर रोज़ 6 बजे जो है उपलब्ध हो जाएंगे, हो जाएगा ये वीडियो डेली करंट अफेयर्स का, ये जो है 1 ईयर की। बस आपको जो है उसे डिसिप्लिन के साथ जो है पढ़ाई करनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है, आज की जो क्लास होगी वो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर होगी, परंतु उसके बाद की सारी क्लासें यूट्यूब पर होंगी, यूट्यूब पर उपलब्ध होंगी आप लोगों के लिए। बस आपको ओनली एग्जाम फोकस के जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना है और वहीं पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा और लिंक पर जाकर आप जो है सीधे यूट्यूब से जो है क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा पीडीएफ की फॉर्म में, तो मैं क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है क्वेश्चन में उन्हें बताया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है क्लास होने के बाद जो है तुरंत बाद तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ, आपको जो है टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो है पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ विद सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी होंगे, उसके नीचे उसके आंसर होगा और उसमें जो है एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है उसका जो है आंसर भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो पीडीएफ ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आप यहाँ सीखोगे, यहाँ क्लास कराएंगे तो समझ लोगे आप यहाँ पे, और वहाँ से जो है पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लोगे और उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर, तो दोस्तों ये 1200 क्वेश्चन अगर आपने एक बार कर लिए तो ये आपको गारंटी देते हैं, ये ओनली एग्जाम फोकस का मंच आपको गारंटी देता है कि एक बार ये क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी वनडे एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वनडे एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो, ठीक है नहीं, चाहे वो किसी भी टीचिंग का एग्जाम हो, टेट सुपर टेट हो या सी टेट हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, करंट के जो क्वेश्चन है आपको इन 1200 क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं। और ये आपको हम वादा करते हैं आपसे, आप डेली की डेली अगर क्लास है वो अच्छे से लोगे तो ये क्लास आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की हमारी पूरी जो है जो मेहनत है वो सफल होगी और आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, जिससे
आपका भविष्य सुधरेगा, आपके परिवार का भविष्य सुधरेगा और इस देश का भविष्य सुधरेगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये अब क्लास क्वेश्चन की फॉर्म में होगी और कोशिश की जाएगी आपको क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कराने की, और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर जाएगा आपको मिल जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें डेली क्लासेस के लिए, ओनली एग्जाम फोकस के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे जो है चैनल की ग्रोथ हो और आप लोगों के लिए भी एक बेहतर जो है कंटेंट उपलब्ध हो सके, और आपकी तैयारी में हमारा जो ये ओनली एग्जाम फोकस का मंच है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं अपनी और आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, अब ये शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में क्लास रहेगी आपकी, क्वेश्चन की फॉर्म में, और इससे 4 विकल्प दिए होंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन का विकल्प देखने की कोशिश करेंगे, और जैसे जो विकल्प हमें अच्छा लगता है एलिमिनेट हम कर सकते हैं या डायरेक्ट याद रख सकते हैं, उसे हम करेंगे। बस हमें क्या काम करना होता है, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है ये आपका कि किस राज्य में सौर ऊर्जा नीति, किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 है, ये 1 है यहाँ पे, 2021 जारी करी। यानी किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 को जारी किया है। तो सीधी सी बात है, राज्य का नाम याद रखना है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आपका गुजरात, और तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जो है बी, इसका आंसर आपका बी होगा, गुजरात। ठीक है नहीं, गुजरात ने जो है सौर ऊर्जा नीति 2021 को जारी किया है। उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यानी कि उसने जो है नवीकरणीय ऊर्जा को, मतलब 2021 में जो नीति जारी की गई है, तो नवीकरणीय ऊर्जा को जो है 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है उत्पादन का उसने लक्ष्य रखा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि किस राज्य ने जो है सौर ऊर्जा नीति 2021 को जारी किया है, तो उसका आंसर हो जाता है गुजरात। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की, तो इस वजह से जो है जो क्वेश्चन में महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है उसे डिस्कस करेंगे और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये जो स्लाइड की फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये खुद के बनाए हुए नोट्स के क्वेश्चन हैं, और मैक्सिमम रिसर्च किया गया है इन क्वेश्चनों को, और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की आपको कोशिश की गई है। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा ओनली एग्जाम फोकस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहां से आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल सरल तरीके से उपलब्ध हो जाएगी। तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो 4 ऑप्शन आपके पास, नीति आयोग द्वारा, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। ये भी हमें ध्यान रखना था, अगर इनमें से कोई नहीं की सिचुएशन अगर आती है तो थोड़ा सा वहां पे सतर्क हो जाने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर हम सतर्क रहेंगे तब हम पता कर पाएंगे कि इनमें से कोई नहीं वाली सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता। तो इसका आंसर सीधा, इसका आंसर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, तो सीधी सी बात है, जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है तो विज्ञान से संबंधित कोई चीज करेगा, इनोवेशन ही विज्ञान का वर्ड है, तो यहाँ अगर ऐसे लिंक करने की कोशिश करेंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम नीति आयोग पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि नीति आयोग जो है अटल इनोवेशन मिशन चलाया नीति आयोग ने, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन से संबंधित चीजों को नीति आयोग करता है, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाता है नीति आयोग। ठीक है नहीं, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये क्या है। देखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो एक सूचकांक है, इंडेक्स है, जो ये पता करता है कि विभिन्न राज्य जो है इनोवेशन या नवाचार, ठीक है ना, इसे नवाचार बोलते हैं हिंदी में, इसे
आप नवाचार बोलते हैं, नवाचार, ठीक है नहीं। नवाचार का मतलब कोई भी रिसर्च है, कोई भी तरीका है कार्य करने का जो न्यू हो, सब उससे हट का हो, उसे नवाचार बोला जाता है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का मतलब है कि नीति आयोग ने जारी किया है, और इसमें ये देखा जाता है विभिन्न स्टेट जो है अपने यहाँ जो है जो इनोवेशन की पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसी को अपना रहे हैं, कौन कौन से जो है चीज़ों को, नवाचार की जो है नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस इंडेक्स में देखी जाती हैं। और उसके बाद जो है रैंक दी जाती है स्टेटों को। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी जो है जो रैंक दी गई है, तो पहले स्थान पे जो है किसे, यहाँ से कर्नाटक, पहला स्थान कर्नाटक को दिया गया है, और दूसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान आपका तमिलनाडु। तो ये रैंक भी दी गई है, ये आपको याद रखनी है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है, कर्नाटक को, दूसरा महाराष्ट्र को, तीसरा तमिलनाडु, ठीक है नहीं। और किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो देखो वहाँ इंडिया वर्ड यूज हो रहा था, या ग्लोबल वर्ड यूज हो रहा है। तो जब ग्लोबल वर्ड हो रहा है तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि ग्लोबल लेवल पे जो है इनोवेशन के बारे में जो जानकारी देता है इंडेक्स, वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, जो ग्लोबल लेवल पे ये चेक करे कि किस देश में जो है इनोवेशन को लेकर कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो देख रहा है, ठीक है नहीं, जो इन्हें सब सारी चीज़ों को देखकर कि कौन कौन सी पॉलिसी इनोवेशन के लिए अपनाई जा रही हैं, कौन कौन से जो है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं किस देश में, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है एक इंडेक्स तैयार होता है, और उसके बाद जो है देशों को रैंक दी जाती है। तो कौन संस्था जारी करती है इसे, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो पहली आपकी है विश्व बैंक, दूसरी आपकी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरा आपका है इनसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और चौथा विश्व व्यापार संगठन। तो देखो यहाँ अगर हम देखें इनोवेशन की बात चल रही है, विश्व बैंक जो है वो राज्यों को जो है डेवलपमेंट के लिए जो है धन मुहैया कराता है विभिन्न मतलब देशों को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जो मॉनेटरी सिस्टम है वर्ल्ड में उसे जो है रेगुलेट करता है, और जो पेमेंट का सिस्टम है, जो भुगतान का प्रक्रिया होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उसे जो है रेगुलेशन करता है। अब देखो यहाँ बौद्धिक संपदा वर्ड यूज हो रहा है। बौद्धिक संपदा का मतलब हमारे माइंड की जो है प्रॉपर्टी जो है, जो हमारे दिमाग की संपदा है। तो अब यहाँ इनोवेशन भी कहाँ से निकलता है, दिमाग से तो निकलता है। तो अगर इन दोनों को रिलेट करें तो इसका आंसर हो जाएगा इनसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इनसीड और बौद्धिक संपदा संगठन। तो अब इसमें भी रैंक दी जाती होगी देशों को। तो इसमें जो है पहली रैंक जो दी गई है, पहली रैंक पे आपके पास जो है वो है स्विट्जरलैंड, पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पर स्वीडन और यूएसए, ये जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अब भारत को कौन सा स्थान दिया गया है इसमें, तो भारत को जो है वो स्थान इसमें दिया गया है 48वां स्थान। तो हमें बस इन तीन चीज़ों को याद रखना। पहली चीज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, जो वर्ल्ड लेवल पे विभिन्न देशों में जो है इनोवेशन की क्या पॉलिसी अपनाई जा रही हैं या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं उनके बारे में बताता है। उनके आधार पर जो है रैंक देता है देशों को। पहली रैंक किसे दी है, स्विट्जरलैंड को, दूसरी स्वीडन को, और अमेरिका को, यूएसए को कंबाइंड। और भारत का कौन सा स्थान है, 48वां स्थान भारत को मिला है। किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, इनसीड और बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास जो है इनसीड और बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया गया है। और इनसीड क्या है, इनसीड एक बिजनेस स्कूल है, और बौद्धिक संपदा जो संगठन है ये जो आपका ये यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक संगठन है, जो विश्व में जो है बौद्धिक संपदा के जो विचार मतलब बौद्धिक संपदा के जो राइट्स हैं उनकी संरक्षण करता है, और जो इनोवेशन है या बौद्धिक संपदा जो है उसे बढ़ावा देता है,
ठीक है, बस इतना हमें याद रखना है। और बाकी जो है इसकी पीडीएफ में जो है पूरा डीपली डिस्कस किया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके जो है पीडीएफ वहाँ से उपलब्ध पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को मूलग मेडल दिया गया? नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 रोहित शर्मा, नंबर 3 अजिंक्य रहाणे और नंबर 4 ऋषभ पंत। तो हमें यहाँ देखना होगा कि देखो चारों भारत के हैं, सीधी सी बात है, और मूलग मेडल दिया गया है। तो इसमें सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है और मेडल के बारे में पता होना है कि किस श्रृंखला के तहत ये मेडल दिया गया। तो देखो ये मेडल जो दिया गया है अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। कब? जब भी आपने देखा होगा, थोड़े से अगर क्रिकेट में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आपने देखा होगा कि अभी इंडियन टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है टेस्ट श्रृंखला खेलने गई थी और भारत ने ये जो टेस्ट श्रृंखला थी कौन सी थी? ये बॉर्डर गावस्कर ये श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में जो है भारत ने ये 2-1 से जीती। ठीक है नहीं? तो इस श्रृंखला का जो सेकंड मैच हुआ था उसमें अजिंक्य रहाणे ने शतक बनाया था, तो उसमें मैन ऑफ द मैच के रूप में जो है ये मूलग मेडल दिया गया था। बस आपको इतना याद रखना, मूलग मेडल किसे दिया गया था? अजिंक्य रहाणे को। ये उसमें कप्तानी भी किए थे, क्योंकि पहले मैच के बाद ही विराट कोहली वापस हो गए थे घर पर अपने इंडिया, और फिर इन्होंने कप्तानी को संभाला था। और पहले मैच में जो है उसी मैच में मुझे लगता है भारत जो है 36 रन पर ऑल आउट हो गया। ठीक है नहीं? और दूसरे मैच को भारत ने जीता और फिर श्रृंखला को भी जीता 2-1 से। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी? ठीक है नहीं? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है? तो ये पहली है आपके पास आकाश मिसाइल, और दूसरी है आपके पास अग्नि मिसाइल, और तीसरी है आपके पास नाग मिसाइल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला थोड़ा डेंजर होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इनमें से कोई नहीं वाला जो होता है, परंतु इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा है आकाश मिसाइल। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें एक चुनिंदा कुछ मतलब 8-10 मंत्री होते हैं जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर है और आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर है और एक दो मंत्री हैं। ठीक है ना? ये बड़े मंत्री हैं, तो उनका एक मंत्रिमंडल होता है और वो किसी भी चीज़ को जो है अनुमति देता है बैठक करके। तो उस मंत्रिमंडल ने जो है आकाश मिसाइल के निर्यात को, एक्सपोर्ट को अनुमति दे दी। तो आकाश मिसाइल जो है ये आपके पास जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है नहीं? और भारत का जो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम है जिसे 1982 में शुरू किया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा, उसका ये एक अंग है। उसमें 5 मिसाइलों के डेवलपमेंट के बारे में कहा गया था। उसमें एक थी आकाश मिसाइल, दूसरी थी अग्नि मिसाइल, एक थी नाग मिसाइल, एक थी त्रिशूल और एक थी पृथ्वी। ठीक है नहीं? तो जो अग्नि मिसाइल है ये एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, जो काफ़ी लंबी दूरी है, लगभग 5,500 डिस्टेंस को कवर करती है और जो परमाणु जो मटेरियल होता है उसे ले जाने में सक्षम है। तो वही नाग मिसाइल जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये टैंक को जो है ध्वस्त करती है, और इस मिसाइल को जो है दागों और भूलों वाली मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार इसे छोड़ दिया जाता है तो फिर ये जो है अपने आप अपने लक्ष्य को भेजती है। ठीक है? तो ये याद रखना में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किस मिसाइल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी है? आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट। अब अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा, देखो भारत का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में,
दूसरा ऑप्शन है असम में, और तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और ये लद्दाख। तो देखो ऑप्शन भी देख लो आप, सबसे ऊंचा कौन सा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान आपको लग रहा है यहाँ पे सीधा सीधा है। अगर इंडिया के हम मैप की बात करें तो इंडिया का जो मैप है आपका, तो इस टाइप से इंडिया का मैप होता है, तो इस टाइप से इंडिया का मैप है आपका, इस टाइप से होता है लगभग। तो यहाँ जो है आपके पास क्या है, हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ लद्दाख है, यहाँ सिक्किम है आपके पास, ठीक है नहीं, और यहाँ जो आपके पास असम है। तो सबसे ऊंचाई पे कौन है यहाँ से, ये आपका लद्दाख। तो सीधी सी बात है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ जो है मतलब स्थापित किया गया है, लद्दाख में। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है कितने मीटर, 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भारत का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र है, मौसम विज्ञान केंद्र। अब मौसम विज्ञान केंद्र का क्या काम होता है, तो मौसम विज्ञान केंद्र काम होता है जितनी भी हमारी मौसम से संबंधित एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में ये जो है रिसर्च करता है, अध्ययन करता है और बताता है कि अब मौसम कैसा रहने वाला है और समुद्र में अब क्या गतिविधि होने वाली है, यानी हर प्रकार से जो है मौसम से संबंधित जानकारी जुटाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्काई रोश। स्काई रोश ये आपके पास युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ। तो स्काई रोश जो युद्धाभ्यास है, आपको अगर देश याद है, आप थोड़ा सा बहुत भी जो है करंट के टच में रहे हो, डेली करंट अफेयर्स के, तो आप बड़े आसान से बता सकते हैं। ये जो देखो नाम से पता चल रहा है स्काई, जब स्काई वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि ये जो है वायुसेना का युद्धाभ्यास है। किन किन देशों के बीच हुआ है, तो ये इसका आंसर आपके पास भारत और फ्रांस के बीच। स्काई रोज जो युद्धाभ्यास है ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, सेना का युद्धाभ्यास है, ठीक है नहीं। किस किस के बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच। और इसकी जो खासियत बात ये रही है, इसमें जो है इस युद्धाभ्यास में जो है राफेल राफेल जो विमान है हमें जो फ्रांस से मिले हैं उनका यूज किया गया है, यानी उन्होंने भी अभ्यास में जो है भाग लिया। ठीक है नहीं, बस ये याद रखना है स्काई रोस युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच है, भारत और फ्रांस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन, यानी डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है नहीं, और मंत्रालय बताना है। तो देखो पहला मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है रेल मंत्रालय और चौथा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो देखो अगर हम यहाँ देखें पहले ही डिजिटल ओशन, तो ओशन वर्ड एक यूज हो रहा है, ओशन वर्ड। अब ये जो ओशन वर्ड यूज हो रहा है, तो अभी बताओ आप वित्त मंत्रालय का तो ओशन में कोई काम नहीं है, ठीक है नहीं, सीधी सी बात है। गृह मंत्रालय जो है भारत की कानून व्यवस्था देखता है देश के अंदर, और रेल मंत्रालय जो है रेल की व्यवस्था को देखता है। तो अगर हम कोरिलेट करें क्वेश्चन को आंसरों से, तो कॉमन सेंस लगाएं, तो पृथ्वी ओशन कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी पे, और विज्ञान है, सीधी सी बात है, और ये डिजिटल ओशन एप्लीकेशन है। ठीक है नहीं, तो ये किसे रिलेट कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ओशन पृथ्वी। ठीक है नहीं, तो ऐसे हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो डिजिटल ओशन जो एप्लीकेशन है उसका जो उद्घाटन है या किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अब इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, देखो डिजिटल ओशन एप्लीकेशन है, तो सीधी सी बात है ये ओशन की जो है, ओशन के अंदर जो भी मतलब तथ्य हैं या जो भी आंकड़े हैं ओशन के, उनकी जानकारी को जुटाएगा। यानी कि ये जो है समुद्र की जो है, समुद्र से रिलेटेड जो जानकारी है को जुटाएगा। ठीक है नहीं, वैसे इसका इतना काम है, पर आपको याद रखना किस मंत्रालय ने से जो है उद्घाटन किया है इसका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो है अगला क्वेश्चन आता है कोविड-19 का टीका BVV 154
किसके द्वारा विकसित किया गया है। देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है VVV 154 क्या है, तो सीधा आंसर हुआ कोविड-19 का टीका है, ठीक है नहीं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा, मतलब दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया कि ये टीका किसने जो है डेवलप किया है, तो सीधी सी बात है भाई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ये जो है ब्रिटेन की एक दवाई बनाने वाली कंपनी है। भारत बायोटेक, स्पुतनिक वी, ये जो है रूस की जो है कंपनी ने दवाई बनाई थी कोविड-19 को लेकर। फाइजर ने भी बनाई है, फाइजर कंपनी है दवाई बनाने वाली। तो ये, लेकिन हमें तो बस इस टीके के बारे में पता करना है कि टीका क्या है, कोविड-19 का टीका है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है कि VVV 154 जो कोविड-19 का टीका है वो किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया है, जो भारत बायोटेक द्वारा। भारत बायोटेक क्या है, ये जो है भारत की ड्रग कंपनी है और जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, ठीक है नहीं, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कब तक नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो डेटीज हैं, सीधी सी बात है, आपको जो है याद रखनी है डेटीज। डेटीज में तो सीधा सीधा याद रखना होता है। तो ये आपके पास जो है इस मिशन के द्वारा हर घर तक पाइप के माध्यम से जो है पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024, ठीक है नहीं। तो अगर क्वेश्चन आए कि जल मिशन के तहत जो है किस कब तक जो है हर घर जल पहुंचाने का उद्देश्य, मतलब लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। और ये जल मिशन जो है इसकी जो है ये 2020-21 के बजट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इसे शुरू किया था 2020-21 के बजट में। ठीक है नहीं, तो इसका उद्देश्य ये है कि हर घर तक जल पहुंचाना। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी इस वजह से डिस्कस करूंगा कि जो क्वेश्चन की मेन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और क्वेश्चन क्योंकि हमें 1200 क्वेश्चन डिस्कस कराने हैं तो कोशिश करनी है कि हम थोड़ा स्पीड भी बनाकर चलें, क्योंकि स्पीड नहीं होंगी तो फिर कम क्वेश्चन होंगे डिस्कस। और फिर उसके बाद जो है जब क्वेश्चन की PDF आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ विद एक्सप्लेनेशन है सब कुछ। तो अब बस आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है, और जो मैं समझा रहा हूँ नोट करवा रहा हूँ, कुछ नोट करना है तो जैसे मैं लिखता हूँ तो नोट कर सकते हैं। और वरना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जाके, और यूट्यूब पे आप इसे देख रहे हो, आपको लग रहा है कंटेंट अच्छा है, आपको लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक बार जो है ओनली एग्जाम फोकस के यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हम आपके लिए तत्परता से जो है हमेशा खड़े रहें आपके साथ आपके लक्ष्य की प्राप्ति में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर जाके आओ, ज्वाइन करके उसे आप जो वहाँ से PDF ले सकते हैं। टाइम टू टाइम PDF आपको मिलेंगी, आप इस बात से निश्चिंत रहो। और वहाँ विद एक्सप्लेनेशन है और बाकी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ। हाल ही में किस कैपिटल बिल्डिंग जो हिंसा के कारण चर्चा में रही, तो ये कैपिटल बिल्डिंग जो है वो किस देश में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है किस देश में है, तो पहले तो हम यही पता करते हैं कैपिटल बिल्डिंग। अगर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो अमेरिका से थोड़ा सा संबंधित लग रहा है ये मामला, क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर्स से थोड़ा सा जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा होगा ट्रम्प के समर्थक जो है कैपिटल बिल्डिंग पे जाकर जो है अंदर घुस गए, ऐसी चर्चाएं चली थी, ठीक है नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात सही है कि ये चर्चा में उस समय न्यूज रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सीधा है देश का नाम याद रखना है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा इसका आंसर है अमेरिका। अब कैपिटल बिल्डिंग है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो कैपिटल बिल्डिंग है ये है अमेरिकी संसद, ये अमेरिकी जो है संसद है, इस अमेरिकी संसद की जो बिल्डिंग है उसे कैपिटल बिल्डिंग बोला जा रहा था। और ये है कहाँ पे, ये वाशिंगटन DC, ठीक है नहीं। तो वाशिंगटन DC में आपको इतना याद रखना है बस, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, उनके जो है निर्वाचन को वैधता देने के लिए यहाँ कैपिटल बिल्डिंग में जो है
वोट पढ़ रहे थे या प्रक्रिया चल रही थी, उस समय ट्रम्प के समर्थक यहाँ जाके घुस गए थे, तो हिंसा हो गई थी, उसमें कुछ डेथ भी हुई थी। तो इस वजह से कैपिटल बिल्डिंग जो है हिंसा के कारण उस समय चर्चा में आई थी। और ये अमेरिका की जो है संसद है, ठीक है नी, और अमेरिकी संसद की बिल्डिंग को जो है कैपिटल बिल्डिंग बोला जाए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कृषि संजीवनी बैंक का शुभारंभ किया गया? तो देखो कृषि संजीवनी, संजीवनी है तो आपने जिक्र मतलब सुना होगा, हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो है किसी का भला हो रहा होगा, कहीं ना कहीं जो है ये जो संजीवनी बैन है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए यूजफुल होगी, सीधी सी बात है। तो हमें राज्य का नाम बताना है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो सीधी सी बात है, याद रखना है नाम राज्य का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ कुछ अलग समझा जाए, इसे समझाने वाली चीज है इस संजीवनी बैन क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक, ठीक है नहीं। तो कृषि संजीवनी बैन को जो है किस राज्य ने शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। और कृषि संजीवनी जो बैन है इसका काम क्या है? इसका काम क्या है, ये खेतों में जाएगी, किसानों के खेतों में जाएगी और वहाँ की मिट्टी को देखेगी, उसका निरीक्षण करेगी, मिट्टी को चेक करेगी कितने जल की उस खेत में आवश्यकता है और कौन सी फसल वहाँ अच्छी हो सकती है, ये सारी बातें किसान को बताएगी, जिससे किसान की जो है आमदनी बढ़े, ठीक है नहीं। तो ये इसका मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा खेल इंडिया विंटर गेम्स का जो है दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में। तो खेल एवं युवा मंत्रालय ने जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जो है गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। सीधा सीधा याद रखना है, कोई परेशानी नहीं इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई होगी, तो कोई नहीं मैं बता देता हूं आपको। देखो ये लिखा हुआ है इंडिया और ये है पोस्ट और ये पेमेंट है, पेमेंट ये बैंक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया या कौन नियुक्त हुआ है? तो सीधा नाम है, आपको नाम अगर आपने याद कहीं पढ़ा होगा तो आपके सामने आया होगा, तो सीधा नाम याद रखना है इसमें। पहला है सुनीत शर्मा, दूसरा विजय सांपला, तीसरा है एस सुब्रमण्यम और चौथा है जे वेंकट रामन। ये आपके पास है जे वेंकट रामन, और इन्हें ही जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होती है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये देखो आपने देखा होगा कि लगभग मैक्सिमम गांवों में जो है अब पोस्ट ऑफिस को जो है बैंक कार्य करने के लिए कह दिया गया। आते खुलते हैं वहाँ पे, पैसे जमा भी होते हैं, पैसे निकलते भी। और ये जो है जो पोस्ट ऑफिस है ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो दूरसंचार विभाग ने जो है इन पोस्ट ऑफिस को जो है बैंक का कार्य करने के लिए नॉमिनेट कर दिया और इन्हें कहा गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके जो प्रबंध निदेशक हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो किसे नियुक्त किया गया? जे वेंकट रामन। बस आपको इतना याद रखना कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जे वेंकट रामन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली महिला बनी? यानी कि पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है नहीं। तो देखो क्लियर कोलोसा, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, कैथी क्रॉस। तो देखो ये दोनों अगर जो देखा जाए, तुमने अगर थोड़े क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते होगे तो ये दोनों भारत की जो है क्रिकेटर है, मिताली राज और झूलन गोस्वामी।
और जो क्लियर पोलोशाक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, क्रिकेटर नहीं है ये जो है एक पेशे से शिक्षिका हैं और ये ही जो है पहली महिला हैं जिन्होंने जो है पुरुषों के मैच में जो है टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करी है। तब भारत और ऑस्ट्रेलिया के, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच मैच में, उसके तीसरे मैच में इन्होंने एम्पायरिंग करी थी। और एक बात और आप यहाँ से जो है याद रखना कि ये ही जो है पहली महिला, यानी कि ये देखो टेस्ट मैच है और जो एक दिवसीय मैच है, वनडे जो मैच है, उसमें भी एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला भी यही थी, क्लियर पोलोशॉक। कहाँ की है ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को माफ कर दिया है, ये समाप्त कर दिया? तो देखो किस मध्य एशियाई देश ने, जो मध्य एशिया में है, सारे देश मध्य एशिया में है, लेकिन इनमें कौन है, इसका आंसर हो जाता है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान देश ने जो है अभी हाल ही में जो है मौत की सजा को माफ या समाप्त कर दिया है, माफ नहीं समाप्त कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? देखो पहला है पीजे नायक समिति, दूसरा शिवाराम समिति, तीसरा मोहंती समिति और चौथा इनमें से कोई। तो देखो नाबार्ड की जो स्थापना है वो आपके पास, देखो अगर देखा जाए आपका थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो पीजे नायक समिति और मोहंती समिति दोनों ये इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है नहीं, और बस बच्ची कौन सी, शिवरामन समिति। तो नाबार्ड की जो स्थापना जो है वो शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर हुई। अब नाबार्ड क्या नाबार्ड जो है, नाबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है नाबार्ड की फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब यानी कि ये राष्ट्रीय बैंक है कृषि और ग्रामीण विकास के, ये काम करने वाली बैंक है। ये क्या काम करती है, ये सीधे पैसे नहीं देती है किसानों को कृषि के लिए या ग्रामीण में जो उद्योग लगे हैं उनके लिए। ये क्या जो उनके क्षेत्र की ग्रामीण बैंक होती है, जैसे बहुत सारी हैं, प्रथम बैंक है, प्रथमा बैंक, ये भी ग्रामीण बैंक है, और भी बहुत सारी बैंक हैं। तो वो ये नाबार्ड इन्हें पैसा देगी और ये फिर जो है ये किसानों को एवं छोटे उद्योगों को के लिए जो है ये पैसा देंगे लोन के रूप में। ठीक है नहीं, तो ये किसानों को जो है या छोटे जो है उद्योगों को जो है लोन के रूप में, उद्योग को लोन के रूप में जो है लोन देंगे, किसानों एवं उद्योगों को लोन देंगे। तो नाबार्ड सीधे पैसे नहीं देगा, मतलब ये राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड, जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को पैसे देता है और फिर वो किसानों को जो है कृषि के लिए और छोटे उद्योग लगाने के लिए पैसे देते हैं। इसकी स्थापना नाबार्ड की कब हुई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा बता देते हैं कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई। तो स्थापना इसकी जो है नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई। ठीक है नहीं, किसकी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। बस आपको इतना याद रखना है और बाकी कुछ याद नहीं रखना है। अब जबकि ये जो पीजे नायक समिति है, ये बैंकों के जो बोर्ड होते हैं, जो प्रशासनिक बोर्ड होते हैं, जो बैंकों के शासन का काम करते हैं, उसमें सुधार से संबंधित है। और ये मोहंती समिति जो है वो वित्तीय समावेशन से संबंधित है। अब वित्तीय समावेशन क्या होता है, वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है जो बैंक की सुविधाएं हैं, जो बैंक की सर्विसेज हैं, वो
गांव के अंतिम छोर तक व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंची है तो उसे हम कहेंगे कि वो वित्तीय समावेशन उसका हुआ है, ठीक है नहीं। यानी कि बैंक की सर्विसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना, ऐसा वित्तीय समावेशन बोलते हैं। तो मोहंती समिति वित्तीय समावेशन से और पीजे नायक समिति जो है वो बैंकिंग बोर्ड के प्रशासन में सुधार से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई देखो ISA पहले तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उनके बीच के जो है ये एक उनके बीच के 21 देशों का समूह है, देशों का समूह, ठीक है नहीं। कर्क और मकर रेखा के बीच का एक 121 देशों का समूह, और इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी पेरिस में। भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, इनके द्वारा इसकी जो है 2015 में जो है स्थापना हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है नहीं। और कर्क और मकर रेखा के बीच की जो 121 देशों का गठबंधन है काम क्या कराने में सौर ऊर्जा का मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है सूर्य की जो है ऊर्जा का यूज करना, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए और भी अन्य पर्पज के लिए। अब देखो इसका जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है सुनील शर्मा, विजय सांपला, RS शर्मा और अजय माथुर। तो ये अजय माथुर जो हैं उन्हें जो है इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। फिर उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ रहा कि इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है, ये हरियाणा में। और हमें एक भी और बात याद रखनी है, ये ऐसा पहला इंटरनेशनल जो मतलब अलायंस है जिसका जो हेड क्वार्टर है वो भारत में है। कहाँ? गुरुग्राम में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना। तो महानिदेशक होना अजय माथुर, हेड क्वार्टर गुरुग्राम में, 2015 में शुरू हुआ, 121 देशों का समूह कर्क और मकर रेखा के मध्य, और पेरिस में शुरू हुआ फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बाराकहा परमाणु संयंत्र का वाणिज्यिक का मतलब अब जो है वहां से वो ऊर्जा प्रोड्यूस होने लगी, परिचालन शुरू हुआ। किस देश का परमाणु संयंत्र है? तो देखो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE और कुवैत और कतर। तो ये आपके पास जो है संयुक्त अरब अमीरात का परमाणु संयंत्र है। लेकिन आपने अभी संयुक्त अरब अमीरात जो है एक मिशन को लेके भी चर्चा में रहा था। अगर थोड़ा सा अभी आप करंट से अवेयर हो तो उस मिशन का नाम बता सकते हो आप? चलो मैं ही बताता हूँ। ये जो UAE है ये जो है एक मंगल मिशन होप को भेजने वाला पहला अरब कंट्री बना, अरब देश बना। यानी कि अरब देश में जो है मंगल मिशन को भेजने वाला, और उस मंगल मिशन का नाम क्या था? होप मिशन को भेजने वाला जो है पहला देश जो है वो भी UAE था। और जो बाराकहा परमाणु संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन करने वाला भी जो है देश UAE है, ठीक है नहीं। अब परमाणु संयंत्र क्या होता है? परमाणु संयंत्र जो है परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बाराकहा परमाणु संयंत्र है ये UAE की जो है 25% जो है ऊर्जा आपूर्ति को पूरा करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक कौन है, ठीक है नहीं। तो देखो नाम से पता चला टोक्यो ओलंपिक, यानी कि सीधी सी बात है
टोक्यो में ओलंपिक होगा, ठीक है नहीं। टोक्यो कहाँ है, ये आपकी जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो। तो पहली महिला नाविक कौन थी, अंकिता रैना, नेत्रा कुमानन और मनसा वाराणसी और एमसी मैरी कॉम। तो इसका आंसर है आपका नेत्रा कुमानन, ठीक है नहीं। मनसा वाराणसी जो है ये फेमिना मिस इंडिया 2020 है, और अंकिता रैना एक टेनिस खिलाड़ी है, और एमसी मैरी कॉम जो है इन्हें तो सभी जानते हैं, ये भारतीय मुक्केबाज है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा। तो सीधी सी बात है, टोक्यो ओलंपिक मेरे नाम से निकल गया क्योंकि वो पीछे आया था क्वेश्चन में। तो सीधा इसका आंसर क्या है, टोक्यो जापान। ये जो है पिछले साल होने थे 2020 में ओलंपिक, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है वो मतलब स्थगित हो गए, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर सिचुएशन सही नहीं रहती है तो बड़ा मुश्किल है इनका होना, ठीक है नहीं। तो बस इसे आपको इतना याद रखना है कि ओलंपिक जो अब 2021 में होंगे जुलाई में, वो किस शहर में होंगे, टोक्यो में। टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, लैब ऑन व्हील्स, लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। बताओ जल्दी से आप लोग। तो इसका आंसर है आपका दिल्ली, ठीक है नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है लैब ऑन व्हील्स जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मतलब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना। बस आपको इतना याद रखना है कि लैब ऑन व्हील्स जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य जो है बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना है, और किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस ना नातुलपति वेंकट रमणा, जस्टिस नादुलपति वेंकट रमणा भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भैया ये भारत के जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और भारत के जो पहले न्यायाधीश थे सबसे पहले, वो थे हीरा लाल जे कानिया। और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश जो थी वो थी बीबी फातिमा, ठीक है नहीं। ये आपको याद रखने हैं। और इस समय जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में एससी में 34 न्यायाधीश, ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है, 34। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बीबी फातिमा, और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, नातुलपति वेंकट रमणा। कौन से हैं, 48। बस इतना याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 दिया गया। तो भैया ये जो पुरस्कार दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है, और इनका जो उपन्यास है द डेथ ट्रैप, यानी कि पितृ वध, इसके लिए दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो है इसे दिया गया है तो आशुतोष भारद्वाज को, और किसके लिए दिया गया है, इनका उपन्यास पितृवध के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल 2 पेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहले तो पोर्टल की जो फुल फॉर्म है इसकी सुप्रीम 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 कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट
इन कोड एफिशिएंसी, ठीक है नहीं, इसकी फुल फॉर्म है सुपेस की, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो सीधी सी जो फुल फॉर्म अगर चीजें पता होगी तो उससे पता चल जाएगा कि ये किस संस्था ने जो है लॉन्च किया है। ये क्या है आपका उच्चतम न्यायालय ने। काम क्या है कि कानून से संबंधित जो भी प्रासंगिक तथ्य हैं या जो भी कानून है उन्हें जो है इस पोर्टल पर जो है एकत्रित किया जाएगा, जिससे क्या होगा कोई भी जज है अगर वो कोई भी केस की सुनवाई कर रहा है तो इस पोर्टल पर जाकर कोई किसी भी जो है निर्णय को दे सकता है या कोई भी जो है उस केस रिलेटिव संबंधित आंकड़े को दे सकता है, जिससे न्याय की प्रक्रिया जो है वो तेज होगी और मुकदमों की सुनवाई है वो भी आसानी से सरलतापूर्वक की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लघु और विकास बैंक टीडीबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है। तो लघु और विकास बैंक का जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है वो अभी हाल फिलहाल में भैया किसे बनाया गया है, आर.एस. शर्मा, विजय शांतला, एस रमन, अजय माथुर। जो अभी हमने पढ़ा था अजय माथुर तो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी एस रमन को बनाया गया है। अब ये है क्या लघु विकास उद्योग विकास बैंक, ये भैया 1990 में इसकी स्थापना हुई है और ये जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्योगों को ये जो है ऋण उपलब्ध कराता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ है। ठीक है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो लघु और उद्योग विकास बैंक जो है ये जो है कब इस स्थापना हुई 1990 में। क्या काम क्या है, जो है छोटे उद्योगों को जो है ऋण प्रोवाइड कराता है और हेड क्वार्टर जो है वो इसका लखनऊ। ठीक है, और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, एस रमन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। देखो 2020 के लिए सरस्वती सम्मान जो है वो किसे दिया गया है, वो 2020 के लिए जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। इनके जो है उपन्यास, मराठी उपन्यास है सनातन, सनातन के लिए। और ये जो सरस्वती सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है नहीं, सरस्वती सम्मान जो अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है नहीं, इसके द्वारा दिया जाता है। और ये जो 8 अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं उनमें से जो है किसी एक में दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार वास्तव में जो है रिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ओनली एग्जाम फोकस का, आप उसके चैनल को उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जो भी आप सुधार चाहते हो, ठीक है नहीं, वो कमेंट जरूर करें। और कोशिश करें कि जो है फेसबुक या टेलीग्राम को चैनल को हमारे ज्वाइन करें जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाने की और आपके जो सफलता का जो पथ है उसका एक पार्ट बनने की। सही है, तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए, उनको उपन्यास सनातन के लिए। ठीक है नहीं, कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इतना ही याद रखना और ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 30वां व्यास सम्मान किससे दिया गया है। तो जो 30वां व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया गया है। उनके जो
उनका जो पुस्तक कह सकते हैं, उनकी जो लेखनी कह सकते हैं, उनकी पुस्तक या उपन्यास भी हो सकता है, पाटली पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए जो है इनकी पुस्तक नहीं कह सकते, मतलब उपन्यास ही होगा ये, ठीक है नहीं, उपन्यास। तो इनका उपन्यास जो है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है 30वां व्यास सम्मान दिया गया है शरद पगारे को, और ये व्यास सम्मान भी जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों को याद रखना आपको। वो शरण कुमार लिम्बाले था और सनातन उपन्यास के लिए दिया था, ये आपका जो है पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए जो है शरद पगारे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति का जो है अध्यक्षता किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंक विरोधी समिति है उसकी हाल ही में जो अध्यक्षा है वो भारत ने की है। भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है, सदस्य नियुक्त हुआ है। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये यूनाइटेड नेशन की जो है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्व में जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 जो है वो अस्थायी मेंबर होते हैं। भारत एक जो है अस्थायी मेंबर है और मतलब स्थायी मेंबर नहीं है। स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और एक आपका जो है रसिया, ठीक है नहीं, ये 5 स्थायी मेंबर और बाकी 10 अस्थायी होते हैं जो 2 साल के लिए बनते हैं, हर 2 साल में चेंज होता है। तो भारत जो है सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत ने की है। और भारत में 2 और समिति हैं, एक तालिबान प्रतिबंध समिति जो मतलब अफगानिस्तान में जो एक संगठन है तालिबान, और दूसरा लीबिया प्रतिबंध समिति, उसकी अध्यक्षता भारत करता है, ठीक है। ये आपको देखो, जो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी मौखिक, मैंने जो कुछ बातें यहाँ लिखी हैं और कुछ बातें आपको मौखिक बता दी हैं, तो ये सारी बातें चाहे तो आप नोट कर सकते हो कॉपी पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बढ़ाना भी आ गया। और नहीं तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ PDF में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जितना लिख सको आप लिख लो और बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, बस आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक बार समझ लोगे तो चीजें याद रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्यक्रम भारत के अंटार्कटिका कार्यक्रम से संबंधित है? तो देखो कौन कौन से कार्यक्रम है। अंटार्कटिका जो है ये महाद्वीप जो है, यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, बस यहाँ पे रिसर्च का काम होता है ज्यादातर। तो कौन कौन से कार्यक्रम? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। और तीनों कार्यक्रम जो है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर रिसर्च से संबंधित है भारत के। सबसे पहला ये दक्षिण गंगोत्री 1984 में, ये 1989 और ये 2012 में, और ये दोनों जो है अभी भी ऑपरेट है, ठीक है नहीं। तो वहाँ क्या काम करते हैं? ये रिसर्च का काम करते हैं। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत ने अभी 40वां जो है विज्ञान मिशन भेजा है, ठीक है नहीं, रिसर्च मिशन, अनुसंधान मिशन अंटार्कटिका पर जो है रिसर्च के लिए। समझ में आया क्वेश्चन? कि भारत का अंटार्कटिका प्रोग्राम से संबंधित कौन कौन है? आपके पास मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारतीय तीनों है। और सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री और भारतीय, और जिनमें मैत्री और भारतीय अभी भी ऑपरेट हैं। और चर्चा में ये क्यों रहा क्वेश्चन? क्योंकि अभी जो है भारत ने 40वां जो है विज्ञान जो है अनुसंधान कार्य वहां पे जो है शुरू किया है, ठीक है नहीं, अंटार्कटिका में। फिर अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? भाई देखो नाम से पता चला, वैश्विक आर्थिक संभावना यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है एक हाइपोथेसिस यानी कल्पना करना, ठीक है नहीं। तो इस रिपोर्ट को जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। बस आपको रिपोर्ट याद रखनी है और किसके द्वारा जारी किया गया, ऐसे क्वेश्चन बस केवल ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है विश्व जलवायु सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व जलवायु सूचकांक 2021 को जो है किसने जारी किया गया है? ये देखो, विश्व बैंक तो देशों में पुनर्निर्माण का कार्य करती है, डेवलपमेंट का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है भ्रष्टाचार से संबंधित जो है जानकारी देता है, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच जो है वो भी इकोनॉमी से संबंधित जो है, ट्रेड से संबंधित चीजों को डील करता है। तो इसे जो है जारी किया गया है जर्मन वाच के द्वारा। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। और ये जो है जर्मन वाच जर्मनी के बान शहर में एक एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया। और इस सूचकांक में क्या है? इस सूचकांक में ये बताया गया कि 2019 में 10 जोखिम वाले जो देश थे उसमें भारत जो है 10 में से भारत जो है 10 जोखिम वाले जो देश थे उसमें भारत का 10 में से 7वां नंबर था। तो इसमें ये बताया गया, ठीक है। बस आपको याद रखना है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन से गठित के लिए जो गठित अधिकार समिति है उसका अध्यक्ष जो है RS शर्मा को नामित किया गया है। ये क्या काम करेगा? कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित या कहाँ कितनी पहुंचानी, इन सारी चीजों से संबंधित जो भी निर्णय होंगे उस समिति जो भी है निर्णय लेगी, उसके ये अध्यक्ष RS शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय सेना में 22 चीफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय सेना में जो आर्मी में 22 चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को। देखो, भारतीय जो सेना है, जो आर्मी है, सबसे बड़ा जो पद होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद क्या आता है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है नहीं। तो वो जो है लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। और इसके बाद क्या आता है? इसके नीचे पद जो आता है वो आता है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है नहीं। तो ये जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये किसे रिपोर्ट करेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया? तो ये जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये किसे रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। और ये किसे रिपोर्ट करेगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, समझ रहे हो, ठीक है नहीं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और ये डिप्टी चीफ वाइस को। और ये किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया जनरल शांतनु दयाल को। अगर लेफ्टिनेंट जनरल होगा ये लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर शास्त्रीय गायक संगीतकार जिसे 2018 में पद्म विभूषण मिला था उनका निधन हो गया? मतलब मशहूर शास्त्रीय गायक हैं वो संगीतकार हैं जिन्हें 2018 में पद्म विभूषण मिला था। तो वो आपके पास है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, नाम है, याद रखना है सीधा, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। ये साहब यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं, बदायूं के रहने वाले और गायक हैं। और ये जो है इतने फेमस थे कि जो लता मंगेशकर हैं, AR रहमान हैं, सोनू निगम हैं, उन्हें भी जो है इन्होंने संगीत सिखाया है। और ये किस घराने से हैं? ये रामपुर के संगीत का जो घराना है, रामपुर के सहसबान घराने से। एक मिनट, ये रामपुर के सहसबान
घराने से रिलेटिव। देखो क्या बातें याद रखनी है, एक तो जिनका निधन हुआ है 2000 में शास्त्री गायक, और 2018 में पद्म विभूषण मिला है, कौन है? गुलाम मुस्तफा खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बदायूं के में जन्म हुआ था। और रामपुर के किस घराने से है? सहजमान घराने से। बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई होगी, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दक्षिण भारत के किस दिग्गज पत्रकार जिन्हें पद्म श्री भी मिला, तुर्लापत्ती कुटुम्बराव का जो निधन हुआ है, वो किस भाषा में पत्रकारिता किया करते थे? ये दक्षिण भारत के काफी फेमस पत्रकार थे, इन्हें पद्म श्री मिला था। ये जो है ये तेलुगु भाषा के पत्रकार थे। बस आपको इतना याद रखना है, जो तुर्लापत्ती जो कुटुम्बराव जो पत्रकार है दक्षिण भारत के, जिन्हें पद्म श्री मिला, उनका निधन हुआ, वो तेलुगु भाषा के पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन गैस जो ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड जो योजना थी, वो पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? तो मतलब कौन सी पाइपलाइन से किया गया? तो भैया ये जो किया गया है, ये कोची मंगलुरु पाइपलाइन से जो है वन गैस वन ग्रिड जो है, जो योजना थी मतलब पाइप से गैस को पहुंचाने की, उसका जो है उद्घाटन किया गया है कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल, देखो स्टार्टअप है, इंडिया भी है, इंटरनेशनल समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक, विश्व इंडिया है तो विश्व बैंक नहीं करने का, नीति आयोग कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टअप है तो उद्योग से संबंधित है, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संबंधी विभाग, ठीक है नहीं। तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। और ये जो विभाग है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है, ठीक है नहीं। तो आपको याद रखना है, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया? वो आपके पास उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, चौथी वन प्लेनेट समिट, चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो देखो वन प्लेनेट समिट, तो ये वन प्लेनेट जो है ग्रह को संरक्षित करने के लिए वर्ड यूज होता है। तो कहाँ आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया फ्रांस में, ठीक है नहीं। और फ्रांस में, और ये जो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैव विविधता, यानी कि जो डायवर्सिटी है वर्ल्ड के अंदर उसे संरक्षित करना। इसकी जो थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो आपको याद रखना है कि जो चौथी वन प्लेनेट समिट है उसका आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या? जैव विविधता को संरक्षित करना। और इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर, यानी हमें सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए नेचर के लिए, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, सी विजिल, ये सी विजिल है, सी विजिल 21 हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है ये? एक मिसाइल है, पनडुब्बी है, या एक युद्धाभ्यास है, या कोई नहीं इनमें से? तो साहब ये एक युद्धाभ्यास है। ये देखो सी विजिल, सी की बात चल रही है, तो ये भारतीय जो नौसेना है का युद्धाभ्यास है, जो 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, ठीक है। तो सी विजिल 21 अगर आए तो ये भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है जो 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमफैक्स 21 क्या है? तो देखो सी विजिल 21, एमफैक्स 21, थोड़ा सा अनुमान लगाओ तो ये भी एक युद्धाभ्यास है।
लेकिन ये ट्राई सर्विस का मतलब तीनों सेनाओं का, मतलब थल सेना भी, जल सेना भी और वायु सेना भी। ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास है। कहां पर हुआ ये, कहां पर, अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है नहीं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि एमफैक्स 21 क्या है, एक युद्धाभ्यास है, कहाँ आयोजित किया गया, अंडमान और निकोबार में, ट्राई सर्विस, ठीक है नहीं। आगे आपके पास आएगा अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ रोग जो है उन्मूलन दिवस जो है ये मनाया जाता है 30 जनवरी, ठीक है नहीं। और कुष्ठ रोग जो है ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और किसके कारण होता है ये, बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये एक बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये होता है, ठीक है नहीं। तो अगर आपसे पूछ जाए कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। और क्या है, संक्रामक रोग है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी, इसके दिवस जो मनाया जाता है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में कहाँ विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा हुई है। तो ये हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाने की घोषणा हुई है, जो उड़ीसा में एक जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, मतलब इंडस्ट्री यहाँ पर काफी मतलब डेवलप है इंडस्ट्री, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनेता को हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया। तो देखो सारे राजनेता हैं, तो इनमें से जो है मनमोहन सिंह को नहीं दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को, नेपाल के ये जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, इन्हें जो है ये हाल ही में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। और भी देखो मैंने बताया ना आपसे, मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन से संबंधित जानकारी है वो दे देता हूँ, ठीक है नहीं। और क्योंकि क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी बढ़ाना भी है, क्योंकि 1200 क्वेश्चन डिस्कस करने, लेकिन उसके बाद जो है और अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है नहीं। और अगला क्वेश्चन आपका, माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो पुरस्कार है ये भैया किससे संबंधित है, ये गणित से संबंधित है। और किसे मिलाया है, ये निखिल भारत के ये श्रीवास्तव को। और किसके द्वारा दिया गया है ये अमेरिका की नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा दिया गया, ठीक है नहीं। तो आपको बस इतना याद रखना, माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है गणित से संबंधित है, निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है और साइंस एकेडमी ऑफ अमेरिका की साइंस एकेडमी द्वारा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है इतने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है क्वेश्चन जो है ऐसी डेली की डेली आपको जो है उपलब्ध हो जाएगा वीडियो। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चनों में दम है और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको, आपके रिलेटिव्स को और सारे लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिले, और हम लोग जो है आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो है पाथ का काम कर सकें और कोशिश कर सकें कि आपकी उन्नति में हमारा क्या सहयोग हो सकता है, उसके लिए हम जो है दृढ़ता से आपके साथ खड़े हो सकें, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप विन विन सिचुएशन है, अगर आप करोगे तो सीधी सी बात है चैनल की ग्रोथ होगी, और फिर चैनल की ग्रोथ होगी तो आपके साथ जो है चैनल मजबूती से खड़ा रहेगा, ठीक है नहीं। तो आप सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इतना आपको करना पड़ेगा, शुरुआती स्तर है तो हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है, और आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हर सिचुएशन में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप अपने एम में सफल हो सकें।
ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जितना मैंने पढ़ाया है, और वहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जाकर, और वहां से बेहतर पीडीएफ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। कोई परेशानी नहीं है किसी बात से घबराने की, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन को करो, और ये बेहतर क्वेश्चन है जो आपको आपके एम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद सब लोगों को आने के लिए।